नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। मैं हूं दीपक मिश्रा। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घमासान को लेकर मीडिया में तमाम तरह की खबरें आई हैं और न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग बल्कि पूरे देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर यूपी की राजनीति में ये क्या हो रहा है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में देश की सत्ताधारी पार्टी जो पूरे देश में भी सत्ता चला रही है, यूपी में चला रही है, ज़्यादातर प्रदेशों में चला रही है, आखिर उसमें तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा है। कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा ले लिया जाएगा, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, कहा जा रहा है यूपी में डिप्टी सीएम बदले जाएंगे, कहा जा रहा है कई और कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे। कोई भी बात जो है वो पुष्ट सूत्रों के द्वारा नहीं कही जा रही है, लेकिन ये बात मीडिया में इतनी बड़े पैमाने पर मीडिया में फैल रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने सियासी भविष्य को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत मायने रखती है। लोगों ने बड़े अरमानों से पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनाई थी और अब इस तरह की जो चर्चाएं हैं उससे लोग विचलित हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को ज़्यादा दबाव उनके ऊपर बनाया जाएगा तो वो दबाव सहने वाले नेता नहीं हैं, इस्तीफा भी दे देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्यशैली को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं कई दिनों से हो रही हैं। इस समय पंचायत चुनाव का जो परिणाम आया है उसके बाद खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की कार्यों की समीक्षा केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा की जा रही है। बीजेपी अपने सभी मुख्यमंत्रियों पर पूरी नज़र रखती है, उनके काम की मॉनिटरिंग करती है, बाकायदा वहाँ पर सवाल जवाब होते हैं, रिपोर्ट कार्ड सबको अपना पेश करना होता है और ये सबको ये साबित करना होता है कि वो बेस्ट परफॉर्मर हैं। बीजेपी में चूंकि एक ऐसी पार्टी है, कहा जाता है कि यहाँ कार्यकर्ताओं को भी ऊपर आने का मौका मिलता है। किसी को भी योगी आदित्यनाथ जब मठ में बैठे हुए थे गोरखपुर में तो उन्हें भी शायद ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा काफ़ी पहले कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दिन इस तरह से बन जाएंगे। वो विधानसभा का चुनाव भी 17 में नहीं लड़े थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि बीजेपी में लीडरशिप जो है वो थोड़ा डेमोक्रेटिक है और पार्टियों की तुलना में ये कहा जाता है कि बीजेपी में संभावनाएं ज़्यादा हैं, लोगों को मौके मिल जाते हैं आसानी से अगर वो समर्पित होकर काम करते हैं विचारधारा के लिए। तो अब योगी के इस्तीफे की बात कहाँ से आई? दरअसल जब पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया, वो दिल्ली गए, वहाँ से हालांकि अब लौट भी आए वो, तो उनसे ये कहा गया, मीडिया सूत्रों के मुताबिक ये बातें सामने आ रही हैं, उनसे कहा गया कि आप अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में शामिल करिए और उन्हें महत्वपूर्ण विभाग दीजिए, उन्हें ताकत दीजिए। आईएएस और आईपीएस अफसरों पर निगरानी करने का जो अधिकार है वो अरविंद शर्मा को दिया जाए, ये बात उनके सामने रखी गई। योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर असंतुष्ट हैं, उन्होंने अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री से आप आईएएस और आईपीएस अफसरों की निगरानी का भी काम ले लेंगे तो फिर मुख्यमंत्री पद पर रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, हम इस्तीफा ही दे देंगे। और सूत्रों के मुताबिक जब पार्टी में बीजेपी में योगी आदित्यनाथ की बात नहीं समझी जा रही थी, नहीं मानी जा रही थी और उन पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो गृह विभाग अरविंद शर्मा को सौंप दें, सामान्य प्रशासन अरविंद शर्मा को सौंप दें, तो उन्होंने अपनी बात न सिर्फ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाई बल्कि उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी संपर्क किया और संघ प्रमुख से योगी आदित्यनाथ ने इस बात की शिकायत की कि पार्टी में उन्हें इस तरह से परेशान किया जा रहा है। कोई भी मुख्यमंत्री यदि सारी ताकत किसी अन्य को दे देगा तो उसका मुख्यमंत्री पद पर रहना ही बेकार हो जाएगा। ये बात सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर संघ प्रमुख से कही, यानी उन्होंने सीधे तौर पर इस्तीफे की धमकी दे दी कि यदि उनके ऊपर ज़्यादा दबाव बनाया गया, उन्हें परेशान किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ के इस कठोर रूप को देखने के बाद पार्टी में ये चिंतन शुरू हो गया कि उत्तर प्रदेश में अब कौन सा विकल्प है उनके पास। अगर योगी के ऊपर पार्टी दबाव बना रही है, पार्टी उनसे वो काम कराना चाह रही है जो वो करना नहीं चाह रहे हैं, उनकी ताकत में विभाजन करना चाह रही है, तो अगर योगी को साइडलाइन किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल तो कोई विकल्प इस तरह का नहीं है जो पूरी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत लीडरशिप बीजेपी को दे सके। ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसा कोई नेता क्या उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है जो उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति का सिरमौर बन सके, पूरे हिंदू समाज को लीडरशिप दे सके? तो फिलहाल बीजेपी नेतृत्व भी ये समझ गया है कि उनके पास अभी उत्तर प्रदेश में विकल्प नहीं है और 22 का विधानसभा चुनाव उन्हें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ना होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कैसे भी हों उनकी ईमानदारी को लेकर, उनके अनुशासन को लेकर लोगों को संदेह नहीं है।
हालांकि पार्टी में कुछ ऐसे नाम हैं, संगठन के कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी तमाम तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन वो पुष्टि नहीं हो पाई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कोई संगठन के नेता हैं जिनके जरिए लेन देन की बातें होती हैं, भ्रष्टाचार होता है, लेकिन चूंकि ये बातें पुष्ट नहीं हो पाई इसलिए ऐसे स्वर उठे तो, लेकिन फिर दब गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व इस मामले में निर्विवाद है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। वो थोड़ा कठोर स्वभाव के माने जाते हैं, अनुशासन प्रिय माने जाते हैं, कठोर स्वभाव के हैं तो थोड़ा ज़िद्दी भी हैं अपनी बातों को लेकर। लेकिन पार्टी ये चाहती है कि जो IAS IPS अफसर्स हैं उनकी वर्किंग पर कोई अनुभवी व्यक्ति नज़र रखे। अरविंद शर्मा 18 सालों से प्रधानमंत्री के करीबी हैं, अब यूपी में MLC हैं, सीनियर IAS रहे, तो इसलिए प्रधानमंत्री ये चाहते थे और पार्टी नेतृत्व ये चाहता था कि योगी आदित्यनाथ अरविंद शर्मा को थोड़ा जिम्मेदारी, थोड़ी ताकत सौंपें, जिससे वो ब्यूरोक्रेसी पर नज़र रखें। क्योंकि अक्सर ये कहा जा रहा है कि जो अफसर हैं वो सरकार को फेल कर रहे हैं। बहुत से ऐसे अफसर हैं जो दूसरी पार्टियों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तमाम सरकार से ऐसे काम हो जा रहे हैं जिनकी वजह से अलोकप्रिय हो रही है सरकार। अभी आपने देखा कि जो है पंचायत चुनाव कराने को लेकर बहुत से कार्मिकों की मौत हो गई चुनाव ड्यूटी करने को लेकर। उस समय इन्फेक्शन चरम पे था और सरकार चुनाव करा रही थी, कहा गया कि सरकार ज़बरदस्ती चुनाव करा रही है। तो कौन से वो अफसर थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को ये सुझाव दिया कि इस समय चुनाव कराना जरूरी है, जबकि अफसरों को ये सुझाव देना था कि चुनाव ना कराया जाए क्योंकि इससे संक्रमण फैलेगा, लोग मरेंगे, सरकार की बदनामी होगी। तो कुल मिला के यही सारे वजह हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने तुरंत कठोर रवैया अपनाया और ये दबाव बनाया कि योगी आदित्यनाथ जो पावर यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं उसमें वो पावर शेयर करें और अरविंद शर्मा के साथ पावर शेयर करें, तालमेल बना के सरकार चलाएं, जिससे सरकार के साथ योगी का जो मजबूत नेतृत्व है वो भी बना रहे, उनका युवा नेतृत्व भी बना रहे, साथ ही साथ एक अनुभवी व्यक्ति का साथ भी रहे, एक अनुभवी व्यक्ति की जानकारी का लाभ, उनके अनुभव का लाभ भी सरकार को मिले, ये मंशा थी फिलहाल। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने कड़े तेवर दिखा के अपनी बातों से पार्टी नेतृत्व को समझाकर फिलहाल विजय हासिल कर ली है। उनका मार्ग अब 2022 तक निष्कंटक है। उनके नेतृत्व में यदि सफलता दोबारा मिलती है बीजेपी को तो वो योगी आदित्यनाथ की बड़ी सफलता होगी। धन्यवाद।